नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, क्योंकि 6 पंचवर्षीय योजनाएं ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा दी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों आज 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। सिस्टम सेम हमारा वही रहेगा। सबसे पहले अपन बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। समयावधि क्या रही है, किस मॉडल पर आधारित है और इसका क्या लक्ष्य रखा गया है, कितनी इसको लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। फिर इसके बाद इसके कार्यक्रमों के बारे पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अपन 7th 5 ईयर प्लान, जिसे 7वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, समयावधि की बात की जाए तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल रहा है वो रहा है 1985 से लेकर 1990 तक, यानी छठी पंचवर्षीय योजना के बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना लगातार चली है, जिसका समय काल 1985 से लेकर के 1990 तक रहा है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों ये कौन से मॉडल पर आधारित है। तो देखो, 7वीं पंचवर्षीय योजना दीर्घकालीन विकास मॉडल पर आधारित है, यानी कि इसमें कुछ इस तरीके के लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे जो हमारे देश का दीर्घकालीन रूप से क्या करेगा, विकास करेगा। यानी ये दीर्घकालीन विकास मॉडल पर आधारित है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें बच्चों तो इसके अंदर उद्देश्य रहा कि देश के अंदर आधुनिकीकरण लेकर के आना। अब आप जानते हो कि देश के लिए अंदर आधुनिकीकरण तभी आ सकता है जब देश के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी, यानी कि हम लोग नई प्रौद्योगिकी लेकर के आएंगे। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है देश में आधुनिकीकरण यानी नई प्रौद्योगिकी लेकर के आना। तो यहाँ पर उद्देश्य है आधुनिकीकरण, और ये तभी संभव है जब देश के अंदर प्रौद्योगिकी लेकर के आई जाएगी, प्रौद्योगिकी का निर्माण किया जाएगा। विकास दर की बात करते हैं बच्चों, 7वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया है विकास दर का 5%, जो कि 6.1% तक प्राप्त कर ली गई है। यानी हम ये बोल सकते हैं ये भी एक सफल पंचवर्षीय योजना के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि जितना विकास दर का लक्ष्य रखा गया है उससे ज़्यादा विकास दर की प्राप्ति कर ली गई है। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके कार्यक्रमों पर। सबसे इम्पोर्टेंट कार्यक्रम हम यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना में लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इन प्रोग्राम में से किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाते रहेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका जो सबसे मेन प्रमुख कार्यक्रम रहा है वो रहा है बच्चों ट्राइफेड। अब सबसे पहले अगर बात की जाए कि ट्राइफेड की स्थापना कब हुई है, तो ट्राइफेड की स्थापना हुई है 6 अगस्त 1987 को ट्राइफेड की स्थापना करी गई है। ठीक है, ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, यानी जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। और बच्चों इस ट्राइफेड का जो सबसे मेन उद्देश्य था ये जनजातीय लोगों का सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास करना था, यानी जो आदिवासी लोग हैं उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास करना इस संघ का प्रमुख कार्य रहा है। हम बात करते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, वो रहा है सेबी, SEBI, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और बच्चों सेबी की जो स्थापना हुई है वो 12 अप्रैल 1988 को हुई है। लेकिन याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई है, लेकिन इसकी स्थापना के समय इसे वैधानिक रूप से मान्यता प्रदान नहीं करी गई थी। बाद में इसको मान्यता प्रदान करी गई है। तो हम इसकी मान्यता की भी बात करेंगे कि सेबी को वैधानिक रूप से मान्यता 30 जनवरी 1992 को वैधानिक रूप से मान्यता प्रदान करी गई है। यानी ये क्या होगा, इसका वैधानिक रूप से मान्यता, वैधानिक रूप से मान्यता प्रदान करी गई है। अब बच्चों सेबी का क्या कार्य रहेगा, सेबी का कार्य कि हमारे भारत का जो प्रतिभूति विनिमय यानी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको कंट्रोल करने का काम सेबी का रहेगा। ठीक है,
तीसरी योजना डिस्कस करते हैं जवाहर रोजगार योजना। अब बच्चों जवाहर रोजगार योजना को प्रारंभ करा गया था अप्रैल 1989 के अंदर। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य ये था कि भारत सरकार सामाजिक संपत्तियों का निर्माण करेगी और सामाजिक संपत्तियों के निर्माण के थ्रू ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। सामाजिक संपत्तियों का अभिप्राय होता है ऐसी संपत्तियां जिन पर सरकार का अधिकार है और वह देश की सभी जनता के उसमें प्रॉपर रूप से या समान रूप से अधिकार हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कोई हॉस्पिटल बना दिया या कोई पार्क बना दिया, कहीं पर ओवरब्रिज बनवा दिया, फ्लाई ओवर बनवा दिया, ये सब सामाजिक संपत्तियां हैं। तो इनके बिहार पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करना सबसे मेन उद्देश्य रखा गया है जवाहर रोजगार योजना का। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं अपन इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 टू 1986 के अंदर हुई है और ये भी स्पेशल किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रही है। लेकिन बच्चों इंदिरा आवास योजना का बीच में नाम बदल दिया गया, ठीक है, और इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा आवास योजना को कौन सी योजना के अंतर्गत मिलाया गया? तो बच्चों प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इसको मिलाया गया, लेकिन इसका सन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कब मिलाया गया? तो सितंबर 2015 के अंदर इस योजना को किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला दिया गया। अब बच्चों ये तो हुई बात 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो 1990 तक रही, लेकिन आपको पता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के तुरंत बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बन सकी और 1990 से लेकर 92 तक 2 वर्षों का गैप आया। ठीक है, अब ये 2 वर्षों का गैप क्यों आया, हम इस पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे आर्थिक सुधारों के बारे में। यानी ये कह सकते हैं कि 1990 से लेकर 92 तक हमारे देश में इन 2 वर्षों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे देश की जो आर्थिक स्तर था वह काफ़ी नीचे गिर चुका था और हमारे देश में केवल इतना सा ही विदेशी विनिमय भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था कि हम आगे आने वाले केवल 3 सप्ताह के आयातों की ही वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। यानी भारत पर एक काफ़ी बड़ा आर्थिक वित्तीय संकट उभर करके सामने आया। तो यहाँ पर भारत सरकार और आरबीआई किसके गाइडलाइन पर? आईएमएफ और विश्व बैंक यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के परामर्श के आधार पर भारत में नई आर्थिक नीतियों को लागू किया, जिन्हें आर्थिक सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारत में आर्थिक सुधारों को नवीन आर्थिक नीतियां भी कहा जाता है, जो भारत सरकार के द्वारा 24 जुलाई 1991 के अंतर्गत अपनाई गई। यानी भारत ने आर्थिक सुधार कब लागू करेंगे? 24 जुलाई 1991 को। अब बच्चों आर्थिक सुधारों के अंतर्गत क्या करा गया? 3 प्रकार के उपाय आर्थिक सुधारों के अंतर्गत अपनाए गए। वो 3 प्रकार के उपाय है LPG। एल यानी लिबरलाइजेशन जिसे उदारीकरण कहा जाता है, P यानी कि प्राइवेटाइजेशन जिसे निजीकरण कहा जाता है, और G यानी ग्लोबलाइजेशन जिसे वैश्वीकरण कहा जाता है। तो 1991 के सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार यहाँ पर 3 प्रकार के प्रोग्राम लेकर के आई। 1 इज L यानी लिबरलाइजेशन, 2nd इज P यानी प्राइवेटाइजेशन और 3rd इज G यानी कि ग्लोबलाइजेशन। इसे कहा जाता है, L का मतलब होता है उदारीकरण, P का मतलब होता है निजीकरण और G का मतलब होता है वैश्वीकरण। ठीक है, अब बच्चों इनका मेन मतलब भी समझा देता हूं मैं आपको कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है। उदारीकरण का मतलब होता है कि भारत सरकार ने जितने भी व्यापार पर 1991 से पहले प्रतिबंध लगा रखे थे आयात और निर्यात पर, उन सारे प्रतिबंधों को काफ़ी हद तक कम या समाप्त कर देना। दूसरा,
1991 से पहले भारत सरकार ने उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था अपना रखी थी, यानी अगर किसी भी उद्योग को स्थापित होना है तो पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उससे पहले कई सारे उद्योग हमारे देश के अंदर स्थापित ही नहीं हो पाए, क्योंकि उद्योगों के लिए जब लाइसेंस व्यवस्था अनिवार्य थी तो उसमें काफी ज्यादा एक्सपेंसेस हुआ करते थे या लोगों की सरकार तक पहुंच नहीं हो पाती थी, इसलिए हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया, इसीलिए इतनी बेरोजगारी, इतनी निर्धनता या सकल घरेलू उत्पाद हमारा कम रह गया। उदारीकरण के अंतर्गत इस प्रकार के व्यापार पर जितने भी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे थे उन सभी प्रतिबंधों को काफी हद तक कम या समाप्त कर दिया और कुछ उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों से लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, यानी कि अब कोई भी उद्योग बिना लाइसेंस व्यवस्था के स्थापित हो सकेगा देश के अंदर। दूसरा, निजीकरण का मतलब होता है कि जब सरकार अपने स्वामित्व की इकाई का अधिकार नियंत्रण निजी क्षेत्रों को सौंप देती है तो इसे निजीकरण कहा जाता है। इससे क्या होता है, सरकार की जिस इकाई का निजीकरण हुआ है वो मार्केट में पहले से ज़्यादा मोर कॉम्पिटिटिव बन जाती है और उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, इसलिए पहले के कंपेयर में ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा कुशल तरीके से कार्य करती है। और जी, वैश्वीकरण का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ आत्मसात करना, यानी कि मिलाना। हम लोग फॉरेन कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करें, हम लोग एजुकेशन सिस्टम का एक्सचेंज करें, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलाना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। तो बच्चों, ये टॉपिक हुआ आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग इसी तरीके से आपके लिए और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस लेकर के आते रहेंगे।